और आज हम इस क्लास में रियल नंबर्स जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है उसके कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है इसमें से जो पहला कुछ टॉपिक डिलीट हुए तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे जो सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इस थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी हम वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत आपको ये इंट्रोडक्शन में हम ये भी देख लेते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, ये आपने पढ़ा होगा। रियल नंबर बेसिकली ये क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है उनको अगर आप कलेक्ट कर लो तो वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब इसमें रैशनल इरेशनल पे मैं नहीं जाऊंगा, जब हम इरेशनलिटी डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे रैशनल इरेशनल को यहाँ पर। तो ये थोड़ा डेफिनेशन है रियल नंबर की। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन, कोई भी एक नंबर लाइन होगी, अगर हम एक नंबर लाइन पे अगर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते थे तो वो सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, रियल नंबर। जैसे कि आप ये जानते हैं ये एक नंबर लाइन है, इस पे 0 1 2 3 -1 -2, तो ये एक नंबर लाइन है। तो इसमें जितने भी नंबर देखिए 1 2 3 ये जितने भी होते हैं ये सारे नेचुरल नंबर हैं। फिर 0 को और इंक्लूड कर दो तो ये होल नंबर आ गए। और फिर नेगेटिव और ये होल नंबर को अगर कंबाइन कर दें तो इंटीजर्स आ जाते हैं, या आई जेड या आई से नोट करते हैं। और इनके 1 और 2 इनके बीच में देखिए बहुत सारे नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे नंबर रैशनल होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो ऐसे सारे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर। तो ये डेफिनेशन है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। अब इसके बाद हमें जो थ्योरम समझनी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसे समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना है। जैसे फैक्टर, अगर फैक्टर का मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ देखिए 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, इसका क्या मतलब है। तो अगर 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8 और ये ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि आप जानते हैं, आपको फैक्टर की नॉलेज होगी, ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम ट्रू है। लेकिन जब हम बोलते हैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8 तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है 8 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। यानी कि जब आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 0। तो यानी कि 8, इसको हम इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम यही स्टेटमेंट हमारी जो ऐसे है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इज़ डिविजिबल बाई 2। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, इसका मतलब क्या है कि वन 8 इज अगर 2 8 का फैक्टर है, इसका मतलब 8 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। तो आप इसको इस तरीके से भी देखना कि ये जो 8 है यहाँ पर, तो ये 8 क्या होता है, ये डिविडेंड होता है। और जो 2 होता है, ये जो यहाँ पर 2, ये क्या है, डिवाइज़र। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर हम बोलते हैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, यानी कि 8 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। अगर आपको बोलूँ ये 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5, तो क्या ट्रू है, आप जानते हैं स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 को अगर आप डिवाइड करने जाओगे 3 से, 3 बन जाए 3, तो यहाँ पर आप देखिए रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है। तो 3 यहाँ पर 5 इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, ये गलत स्टेटमेंट है। तो वैसे हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 5। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर हम बोलते हैं फैक्टर है तो मतलब ये आगे इरेशनलिटी में भी थोड़ा काम आएगा। अगर हम ये बोलते हैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, इसका मतलब 8 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। और इसको बोलने के काफ़ी तरीके हैं। इसका मतलब आप ये समझेंगे यहाँ पर, देखिए क्या क्या यहाँ से मीनिंग निकालेंगे। पहले तो आपको ये समझना है 2 इज़ डिवाइज़र
और 8 इज़ डिविडेंड। सेकेंड थिंग, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि 8 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। अगर इफ़ 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं अगर 2 इज़ अ फैक्टर, ये आगे रैशनलिटी में यूज़ होगा, कोई नहीं, वहाँ पर भी हम देखेंगे। अगर ये लिखा है कि देखिए 2 इज़ अ, कोई भी नंबर इज़ अ फैक्टर है, अगर 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स 8, यानी 2 8 को डिवाइड करता है। तो इस डिवाइड के लिए हमारे पास एक सिंबल है, हम उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, 2 ऐसे एक लाइन, वर्टिकल लाइन 8, इसका मतलब होता है 2 डिवाइड्स 8, तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। वो हम आगे रैशनलिटी में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि अगर एक नंबर किसी का फैक्टर है तो उसका क्या मतलब है। तो ये हो गया। अब इसके बाद चलिए कि यहाँ पर देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। अभी हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, डेट इज़ इनके बारे में, जैसे प्राइम नंबर्स, फैक्टर तो हमें पता होना चाहिए, वो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा फैक्टर क्या होता है। तो एक प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, तो इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी आपको। तो चलिए देखते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर को भी। तो उसे समझने से पहले हम एक रिजल्ट निकालते हैं, दो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, और देखिए वो रिजल्ट्स क्या हैं। सॉरी। देखिए पहला रिजल्ट ये, अगर मैं ये बोलूँ 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 1, ये तो ट्रू है, ओके। और फिर मैं अगर बोलूँ कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2, ये भी ट्रू है। ठीक है, ऐसे देखिए 2 इज़ अ फैक्टर, क्योंकि 2 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। ऐसे 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3, ऐसे ही चलते जाएं तो ऐसे कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से 1757 इज़ अ फैक्टर ऑफ 1757। इसका मतलब ये हुआ कि ईच नंबर, कोई भी नंबर है वो खुद का ही फैक्टर होता है, इससे ये पता चला। यानी एवरी नंबर या ईच नंबर इज अ फैक्टर, ईच लिखते हैं, ईच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ओके। तो कोई भी नंबर खुद का एक फैक्टर होता ही है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट 1 आ गया, इसको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए दूसरा रिजल्ट हम यहाँ पर बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 1, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 1, ये भी ट्रू है। मैं अगर यहाँ पर बोलूँ 1 इज़ अ सॉरी नॉट 1, ठीक है, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2, तो देखिए 1 2 का भी फैक्टर होता है। इसका मतलब जब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, और वो आपको रिमाइंडर कितना देगा, 0। ऐसे ही 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3, और ऐसे ही चलते जाएं तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर, हर नंबर का एक फैक्टर तो 1 होगा ही होगा। तो ये रिजल्ट 2 है। तो देखिए हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं, एक ईच नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ और 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर। तो यहाँ से दोनों रिजल्ट को अगर हम कंबाइन करें, देखिए दोनों रिजल्ट को अगर आप कंबाइन करते हैं फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2, तो रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 से हमें पता चला कि कोई भी नंबर होगा उसके पास सॉरी उसके पास क्या हो सकते हैं, कम से कम उसके पास दो फैक्टर तो हो ही सकते, कम से कम उसके पास दो फैक्टर होंगे ही होंगे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी, देखिए अगर हम दोनों रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को कंबाइन करें तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2, यानी हर नंबर के पास ईच नंबर मस्ट हैव एट लीस्ट 2 फैक्टर्स। क्या मतलब है इसका एटलीस्ट 2 फैक्टर? एटलीस्ट 2 का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब कोई भी नंबर होगा उसके पास कोई फैक्टर कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे, फिर 2 के अलावा 3 भी हो सकते हैं, 4 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो होंगे ही, ओके। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ये याद रखना, एक्सेप्ट
ज़ीरो और वन, ज़ीरो और वन को छोड़ के बस, ये ज़ीरो वन पे रूल नहीं होता, क्योंकि वन को अगर आप देखोगे वन के पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और ज़ीरो के पास भी एक ही फैक्टर होगा, लेकिन और कोई नंबर होंगे इसके अलावा, इनके अलावा और कोई नंबर होंगे तो उनके पास दो दो फैक्टर तो होंगे। तो चलिए चेक करते हैं एक बार, नंबर स्टार्ट करते हैं। देखिए वन को तो छोड़ देते हैं, टू से स्टार्ट करते हैं। टू को अगर आप देखें, टू के पास एक फैक्टर वन तो होगा ही होगा और दूसरा नंबर इटसेल्फ। फिर थ्री, वन, और इस पे भी थ्री, और कोई तो फैक्टर होगा नहीं। फिर फोर को देखते हैं, फोर पे वन, देखिए दो तो फैक्टर होंगे ही होंगे, एक तो वन अभी हमने देखा था, देखिए वन फैक्टर तो होगा और एक नंबर इटसेल्फ, और फोर का एक और फैक्टर आ जाता है विच इज़ टू। फिर ऐसे ही फाइव को देखिए, फाइव पे वन और फाइव, फिर ऐसे ही सिक्स, सिक्स में देखिए वन तो होगा और सिक्स भी होगा, तो इसके पास टू भी, इसके पास थ्री। तो देखिए एटलीस्ट टू का मतलब कम से कम दो, दो तो होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इधर देखिए फोर पे थ्री आ गए, फिर फाइव पे दो फैक्टर्स है, सिक्स पे कितने, चार फैक्टर हो गए। फिर ऐसे ही सेवन को अगर हम देखें तो सेवन पे दो फैक्टर होंगे, वन और सेवन, इसके अलावा और कोई नहीं होंगे। फिर ऐसे ही एट को चेक करिए, एट को अगर हम देखें, वन और एट, टू और फोर। फिर नाइन को अगर हम देखें तो वन और नाइन, और यहाँ पर थ्री। फिर टेन को अगर हम देखें तो वन, टेन तो होंगे ही होंगे दो फैक्टर, और उसके बाद टू और फाइव। फिर इलेवन को अगर हम देखें, वन और इलेवन। फिर ऐसे ही ट्वेल्व को देखें तो वन और ट्वेल्व, और देखिए ट्वेल्व के तो इतने सारे फैक्टर है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, सिक्स भी है। तो इस तरीके से अगर आप चेक करते चले जाए तो बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो आप देखेंगे कि अगर ऐसे करते चले जाए तो हमारे पास नंबर की, दो नंबर की कैटेगरी मिलेगी। कैसे, देखिए यहाँ पर कुछ नंबर को मैं सर्कल कर रहा हूँ। देखिए ये जो सर्कल कर रहा हूँ, इन नंबर्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखोगे कि इन नंबर के पास सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, दो से ना, दो से ज़्यादा ना दो से कम। देखिए ये जितने भी सर्कल में नंबर है, टू, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, ये नंबर ऐसे नंबर है जिनके पास सिर्फ एग्जैक्टली दो फैक्ट, एग्जैक्टली मतलब दो, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम, यही है। लेकिन इसके बाद अगर आप और नंबर को अगर आप चेक करें, जैसे फोर को चेक करें, सिक्स को चेक करें, एट को, नाइन को, टेन को और ट्वेल्व को, इन नंबर्स के पास भी फैक्टर्स हैं, लेकिन इनके पास कितने हैं, मोर देन टू फैक्टर, यानी दो से ज़्यादा है। देखो तीन है, फोर के पास, फोर नंबर के पास कितने, तीन फैक्टर हैं, तो दो से ज़्यादा हैं। और सिक्स के पास चार हैं, तो दो से ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो यानी हमारे पास दो नंबर की कैटेगरी आई। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए अब हमारे पास जो नंबर है, नंबर्स भी दो टाइप के हो गए। ठीक है, एक तो वो नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, और वो दो फैक्टर्स हम जानते हैं वो कौन कौन से, डेट इज एक तो वन एंड नंबर इटसेल्फ। जो नंबर होगा वो खुद एक फैक्टर होगा और एक तो वन तो होगा ही। तो सॉरी, उनके पास दो फैक्टर तो एग्जैक्टली होंगे ही होंगे, और कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनके पास दो ही एग्जैक्टली फैक्टर्स होते हैं, और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, तो जिनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स। तो दो कैटेगरी आई नंबर की। तो ऐसे नंबर याद रखना, जो ऐसे नंबर जिनके पास एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर कैसे नंबर होते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। और ऐसे नंबर जिनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, दो से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा, थ्री, फोर, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। सॉरी, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, सॉरी, कंपोजिट नंबर्स। तो ये थे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो सिंपल, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, दो, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम, ये वर्ड जरूर लगाना, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स विच आर वन एंड नंबर इटसेल्फ। और क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक नंबर ऐसा है वन। वन जो है, वन के पास ना तो दो फैक्टर है ना दो से ज़्यादा, इसके पास क्या है, वन हैज़ ओनली वन फैक्टर, इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, डेट इज वो क्या है, वन ही है। तो वन जो होता है, वन इज
नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 एक ऐसा नंबर है, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट। हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, याद रखना। और जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 ये सारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है, 0 को नहीं इंक्लूड करें, तो याद रखना। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट। कुछ बच्चे ऐसे डेफिनेशन को याद कर लेते हैं कि जो नंबर प्राइम होते हैं तो वो कंपोजिट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा डेफिनेशन गलत हो जाती है। तो डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। अब आपको कम से कम 50 तक तो प्राइम नंबर पता होने चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल पूछूँ आपसे तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम देखें 50 तक, तो पहला 2 3 5 7 11 13, फिर 17 19 23, फिर 29 31 37 41 43 47, ओके। तो एन 53 ऐसे चलता जाएगा। तो कम से कम आपको 50 तक तो प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए यहाँ तक, ओके। तो ये प्राइम नंबर कम से कम, और इसी ऑर्डर में, तो इतना पता होना चाहिए 50 तक तो प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर तो बहुत सारे हैं। अगर हम कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल देखें, देखिए इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें कंपोजिट नंबर के, तो 2 तो नहीं होगा, 4 होगा, फिर 5 6 होगा, 7 8 9 होगा, फिर उसके बाद सॉरी 7 के बाद 8 भी होगा, 9 भी होगा, और फिर 10 भी होगा, 11 नहीं होगा, फिर 12, फिर 14 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे जो नंबर यहाँ पर प्राइम है तो वो कंपोजिट नहीं है, और ये जो कंपोजिट नहीं तो ये प्राइम नहीं। तो लेकिन ये कहना गलत होगा कि जो नंबर प्राइम नहीं होते तो वो कंपोजिट होंगे, क्योंकि इसमें 1 बीच में आ जाएगा। तो अगर आप बोलोगे जो नंबर प्राइम नहीं होते तो 1 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, तो आप बोलोगे कि ये कंपोजिट है, तो ये कंपोजिट नहीं होता। 1 एक ऐसा नंबर है विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ओके। क्यों नहीं है इसका रीज़न इसलिए कि जब भी 1 के फैक्टर करोगे तो 1 के 2 फैक्टर आप करने के लिए सोचोगे तो वो 2 फैक्टर नहीं होंगे, वो एक ही फैक्टर होंगे, तो यानी कि प्राइम नहीं है। और 1 के अगर आप मोर देन 2 फैक्टर करने की सोचेंगे तो सिर्फ 1 ही 1 आएंगे, और ये 3 फैक्टर नहीं है, ये एक ही फैक्टर है विच इज़ 1। तो फिर से ये कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। कंपोजिट नंबर होने के लिए 3 नंबर कम से कम होने चाहिए, ओके। तो ये था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान ये भी रखना है, आप देखिए प्राइम नंबर जितने भी होते हैं उसमें ये जो 2 है, ये जो 2 है, 2 एक ऐसा प्राइम है जो कि इवन नंबर भी होता है, ये इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, बाकी के जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे ऑड होते हैं। ये देख रहे हो, ये सारे के सारे बस एक को छोड़ के, 2 को छोड़ के, इतना याद रखना। इसको हम ये भी कह सकते हैं, इस 2 को हम ये भी कह सकते हैं, याद रखना, लीस्ट प्राइम नंबर। तो ये लीस्ट प्राइम नंबर है, ये याद रखना। लेकिन अगर आपसे बात पूछा जाए लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो लीस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, तो लीस्ट ऑड प्राइम, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, तो ये तो इवन है, तो ये 3 है। तो याद रखना इन सब छोटी छोटी ये आपको ये पॉइंट्स याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से ही आ जाते हैं पूछने के लिए, तो आपको याद रखने। ऐसे ही अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो 4 क्या है, 4 इज़ द लीस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो 4 क्या है, लीस्ट कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है यहाँ पर, ये देखिए ऑड में सिर्फ यही है 9 जो सबसे छोटा है। फिर आगे तो और भी हो सकते हैं, ठीक है, 14 के बाद 15 भी होता है, 15 भी कंपोजिट है, लेकिन ऑड नंबर है 15, लेकिन उससे छोटा सिर्फ 9 ही है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ओके। तो इसमें कंपोजिट नंबर में तो इवन ऑड हो सकते हैं, लेकिन इसमें प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है जो कि 2 है, ओके। तो ये था प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में। अब इसके बाद चलिए, अब हम अपनी थ्योरम जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले भी अभी हमें थोड़ा फैक्टराइजेशन के बारे में भी समझना है, तो उसको चलिए देख लेते हैं। देखिए इसके बाद हमें थोड़ा फैक्टराइजेशन को भी देखना है। फैक्टराइजेशन मतलब सपोज आपने किया होगा ये, देखिए जैसे कि लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं 60
और इसको हम फैक्टराइज़ करते हैं। तो देखिए 60 को अगर हम फैक्टराइज़ करें तो काफ़ी स्टूडेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं फैक्टराइज़ करूँ तो देखिए मैं तो ऐसे करूँगा 2 30 15, फिर 3 से ये 5 और ये 1। तो 60 को अगर मैं फैक्टराइज़ करूँ तो इसको इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब एक स्टूडेंट इसको ऐसे भी फैक्टराइज़ कर सकता है 2 से ऐसे लेट से 10 6 जा 60 2 3, अलग अलग तरीके से फैक्टराइज इसे कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इस 60 को फैक्टराइज करेंगे तो 60 को हम लिखेंगे देखिए 10 इंटू 2 इंटू 3। तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो 60 ही आएगा। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर और भी तरीके से फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। मे बी लेट्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको ऐसे देखिए 2 30, फिर 2 से 15, और लेट्स से 15 1 या 15 भी ऐसे लिख सकते हो। तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 15। और इसमें ऑर्डर से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर आप इस 60 को एक इस तरीके से भी आप कर सकते हो 3 से 20, फिर 5 4 जा 2 2 1। तो यहाँ पर 60 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए हमने कितने तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैं अगर देखो इनको हाईलाइट करूँ तो लेट्स से एक तो देखिए फैक्टराइजेशन एक ये है 60 का, एक ये है और एक ये है। तो 4 तरीके से और भी तरीके से आप फैक्टराइजेशन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ये चारों के चारों फैक्टराइजेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो 60 का ये जो फैक्टराइजेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो फैक्टराइजेशन है ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए जितने भी 2 3 5 ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। ओके, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फैक्टराइजेशन तो है, गलत नहीं है फैक्टराइजेशन, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जो 10 है ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो आपको इतना नॉलेज होनी चाहिए नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर और क्या कंपोजिट क्या होते हैं। तो ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ऐसे ही ये भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर आप इसको देखें तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 15 इज़ ए कॉम्पोजिट नंबर। लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके, क्यों है प्राइम फैक्टराइजेशन? बिकॉज यहाँ पर जितने भी नंबर हैं यहाँ पर जितने भी नंबर है वो सारे के सारे प्रोडक्ट में है, और ये सारा प्रोडक्ट किसका है? प्राइम नंबर का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होगी इसकी। लेकिन जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें कोशिश करिए कि उसमें जो नंबर्स हो सारे प्राइम ही हो। ठीक है, वैसे प्राइम ही रहते हैं क्योंकि यही थ्योरम हमारी आगे हमें समझाएगी इसे। ठीक है, तो उस थ्योरम से ये निकल के आएगा। तो चलिए थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखिए इतना तो आपको आना चाहिए फैक्टराइजेशन करना यहाँ पर। तो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या कहती है इसको हम समझते हैं। देखिए ये थ्योरम हमें बताती है, सपोज करिए यहाँ पर आप कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिए या प्राइम नंबर वैसे नहीं लेना, क्योंकि प्राइम नंबर फिर उसको कैसे फैक्टराइज करोगे। कोई भी प्राइम नंबर लोगे, लेट से मैं अगर प्राइम नंबर 2 लूँ तो 2 को अब फैक्टराइज करोगे तो वो 2 इंटू 1 ही आएगा। 3 को लोगे तो वो 3 इंटू 1, यानी नंबर और एक 1 इटसेल्फ, वही नंबर इटसेल्फ और 1 रहेगा। ऐसे ही 5 लेंगे तो 5 इंटू 1, 7 होगा तो 7 इंटू 1। तो प्राइम नंबर को नहीं लेना है, सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? कोई भी कंपोजिट नंबर। ओके, तो हम यहाँ पर किसी भी कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो याद रखना। और कंपोजिट नंबर आप जानते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल पे लूँ, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आप जानते हैं 4। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2 इंटू 2, फिर उसके बाद 5 नहीं, 5 प्राइम है। फिर 6 को देखिए, 6 को 2 इंटू 3, फिर 7 नहीं, फिर 8 देखिए, 8 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 9 को देखिए, 9 एक कंपोजिट नंबर है, 3 इंटू 3। ऐसे ही 10 2 इंटू 5। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 क्यूब, और इसको हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर ऐसे 11 नहीं होगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा। जैसे 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, विच इज़ 2 स्क्वायर इंटू 3 ऑल्सो कैन बी रिटन एज। और फिर 13 तो नहीं होगा, 14 होगा तो 2 इंटू 7। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ऐसे चलता चला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर
जितने भी कंपोजिट नंबर हैं यहाँ पर अगर आप देखें इस साइड में, ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर। ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर, इन सब को देखिए हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन किसका है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये जितने भी आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो देख रहे हैं 2 स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं पावर ऑफ प्राइम या प्राइम पावर्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये एक पावर, ये आपको पता है पावर एंड एक्सपोनेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो ये पावर का एक्सप्रेशन होता है, तो पावर ऑफ प्राइम भी कह सकते हैं इसे, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं तो इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम भी। तो आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर है, आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, लिख सकते हो, कैन बी रिटन, और फैक्टराइज कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम क्या देखा हमने, कोई भी आप मुझे कंपोजिट नंबर दो उसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर पाओगे, उसमें प्राइम नंबर ही होंगे और एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट। तो यानी यहाँ से हमें क्या पता चला, देखिए एवरी composite number can be factorized और expressed, या factorized लिखो या expressed as a product of prime। तो पहले ये स्टेटमेंट याद रखना, यही हमने देखा, यानी किसी भी प्राइम नंबर किसी भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो या फैक्टराइज कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये पहला हमने यहाँ से देखा। अब जरा देखिए एक कंपोजिट नंबर को देखते हैं और फिर वहाँ से और भी कुछ नए नए जो पॉइंट्स हैं वो निकल के आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला तो हमें ये एक चीज़ समझ में आई, ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर होगा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम बड़े नंबर ले नहीं रहे हैं, छोटे नंबर्स ही ले रहे हैं, थोड़े हमारा टाइम बचे। और तो चलिए इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं और आगे कुछ अगले जो पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए एग्जांपल पे लेट से 60 को ले लेते हैं। अब आप देखिए 60 जो है, 60 को जब आप फैक्टराइज करोगे 2 32 से ये 15 और ये 3 5 और ये 5 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये एक तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन है 60 का, ठीक है। अगला स्टूडेंट ऐसा भी लिख सकता है, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। कोई और स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, और भी बहुत तरीके से लिखे जा सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। तो इतने तरीके से फैक्टराइजेशन किए जा सकते हैं 60 के। बस आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, ये जो इनका ऑर्डर है, आप प्राइम नंबर का ऑर्डर इधर उधर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि आप कितना भी प्राइम नंबर को इधर उधर कर लो, तो कॉम्यूटेटिविटी जो होती है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, तो ये सारे के सारे फैक्टराइजेशन एक ही हो जाते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 60 आएगा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ये जितना भी ये फैक्टराइजेशन है, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट फैक्टराइजेशन है या एक ही है। तो ये सारे के सारे एक ही फैक्टराइजेशन को लीड करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ये मत सोचना दीज आर नॉट, ये जो फैक्टराइजेशन है, ये जो 60 का किसी भी नंबर का, तो मैंने एग्जांपल लिया है, तो ये जो फैक्टराइजेशन है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, यूनिक मतलब कि आप इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि प्राइम फैक्टर किस ऑर्डर में आ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इनको देखो, 2 को मैंने यहाँ था, ये वाला 2 जो है अब इधर आ गया, वो तो आपको पता है कॉम्यूटेटिव लॉ से, फिर ये 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, फिर से ये एक्सप्रेशन बनेगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फैक्टराइजेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। कहीं आप बोलेंगे डिफरेंट फैक्टराइजेशन है, ये एक ही रहेगा। तो ये भी 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये भी, तो इससे ऑर्डर मैटर नहीं करता है प्राइम फैक्टर का। जितने भी प्राइम फैक्टर किसी भी ऑर्डर में आप रख दो
तो फैक्टराइजेशन नहीं बदलेगा। तो इसके लिए हम सीधा क्या बोलते हैं कि ये फैक्टराइजेशन कैसा होता है, यूनिक। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। और ये इसमें तीसरा ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि यानी ऑर्डर, प्राइम नंबर्स जो हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। यानी कि अब किसी भी कंपोजिट नंबर को जब आप फैक्टराइज करेंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा और उसमें प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर किसी भी ऑर्डर में हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम है। इसको अगर हम कंबाइन कर लें इन स्टेटमेंट को, यही हमारी क्या बन जाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या बताती है उसको अभी हम देखते हैं। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ जो एनसीईआरटी बुक में भी आपके मेंशन है, और उस स्टेटमेंट को समझते हैं हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, फिर उसको देखते हैं, फिर उसके बेस पे हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले एक बार स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसको डिस्कस करके फिर उसके बेस पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। चलिए अब स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। स्टेटमेंट को समझते हैं, और ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ ली जाती है, स्टेट करने के लिए आती है, डोंट वरी, प्रूफ नहीं आता। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमें आती है, वो हमें डिस्कस करनी, और ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ लिखनी है और रटना नहीं, समझना है इसे। देखिए हमने क्या इसमें, देखिए थ्योरम, ये स्टेटमेंट क्या बोलती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यही तो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। ये देखिए कि ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं, इन सब को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और पावर ऑफ प्राइम भी लिख सकते हैं कहीं पर। ये पावर ऑफ प्राइम में भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम भी, वैसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखो वो ठीक है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो इस दूसरी स्टेटमेंट का मतलब यहाँ से क्लियर होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि 60 को आप किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करोगे तो उसका, उसमें जो प्राइम फैक्टर्स है, देखिए प्राइम फैक्टर किसी भी ऑर्डर में लिख लीजिए, किसी भी ऑर्डर में अगर आएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो फैक्टराइजेशन होगा, ये फैक्टराइजेशन कैसा रहेगा, यूनिक। ये स्टेटमेंट का मतलब है। तो ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है लिख के। ठीक है, तो ये समझनी है, आपको याद हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में एज इट इज़ आ जाती है कि स्टेट, प्रूफ तो नहीं आएगा, सीधा आता है स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और अब आप समझ चुके हैं कि स्टेटमेंट क्या है कि हर किसी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड जो फैक्टराइजेशन होगा, एंड दिस फैक्टराइजेशन वो कैसी होगी, यूनिक, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसका मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइम फैक्टर किसी भी ऑर्डर में हो, कि मतलब ये आप देख रहे हैं किसी भी, तो वो यूनिक ही रहेगा। ओके, मतलब क्या, ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक रहने वाला है। तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एंड आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसके बेस पे बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमें थोड़ा डिस्कस करनी है। तो चलिए वन बाय वन इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उनको समझते हैं। लेकिन देखिए अभी सबसे पहली जो प्रॉब्लम है उसे डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिसको हम यूज़ करेंगे, जो आगे रैशनैलिटी जब हम प्रूव करेंगे वहाँ भी काम आएंगे। देखिए जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स से, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, देखिए 7 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, ये एक रैशनल नंबर है, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ऐसे 2 3 जा 6 माइनस 2 3 जा 6 ये -1, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 होता है ये क्या होता है, कोशंट, और 1 जो होता है 1 क्या है, रिमाइंडर, और 2 जो है 2 क्या है, डिवाइज़र, और ये जो 7 है 7 को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा ये जो प्रोसेस होता है, ये जो हमने प्रोसेस किया यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब इस पूरे जितने भी ये नंबर हैं यहाँ पर हमारे पास 4 देखिए टर्म है, कोशंट, डिविडेंड, रिमाइंडर, डिवाइज़र। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज़ हमारे पास इनकी एक इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन क्या है, यही होती है, देखिए आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, दैट इज़ डिविडेंड इज इक्वल टू कोशंट, या डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। तो आप देखिए डिविडेंड जो है, डिविडेंड कितना है यहाँ पर, अगर हम देखें, देखिए डिविडेंड है 7 इज इक्वल टू डिवाइज़र है 2,
इंटू क्वोशंट कितना है 3 और रिमाइंडर कितना है 1। तो देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है 2 3 जा 6 + 1 7। तो ये एक इक्वेशन हम यूज़ करेंगे कैसे, देखिए दोबारा से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ फिर से। अगर यहाँ पर 7/2 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 1 2, यानी ये क्या है क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइज़र। ओके, लेकिन हम उसको इक्वेशन में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसी एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, जैसे कि लेट्स से 8/2। इसको तो आप जानते हैं 8 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 4 जा 8 और यहाँ पर ये 0। अब आप फिर से अगर यहाँ पर अगर देखें तो ये 4 क्या है क्वोशंट और 0 क्या है रिमाइंडर और 2 क्या है डिवाइज़र और 8 इज़ द डिविडेंड हियर। तो यहाँ पर अगर आप देखें जब आप इसको इक्वेशन में लिखेंगे फिर से, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर जब अगर आप इसे इक्वेशन में लिखते हैं तो इक्वेशन में देखिए 8, डिविडेंड 8 है, डिवाइज़र कितना है 2, क्वोशंट कितना है 4 और रिमाइंडर 0। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पर देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल में रिमाइंडर 1 बच रहा था, यहाँ रिमाइंडर 1 है, यहाँ पर 0 है। इसका मतलब जब रिमाइंडर 0 आता है, जब रिमाइंडर 0 होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इक्वेशन और छोटी हो गई, यानी कि हम इसे 8 = 2 × 4 लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये अगर रिमाइंडर 0 होता है इसका मतलब क्या होगा कि जो डिविडेंड है 8 इज़ डिविजिबल, 8 इज़ डिविजिबल बाई 2। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर नहीं लिख सकते कि 7 इज़ डिविजिबल बाई 2। यहाँ पर तो हम इसको स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे कि व्हेन 7 इज़ डिवाइडेड बाई 2 लीव्स रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर भी ये लिख सकते हैं व्हेन 8 इज़ डिवाइडेड बाई 2 लीव्स रिमाइंडर 0। लेकिन 0 के लिए हम स्टेटमेंट में आगे लिखते हैं, अगर रिमाइंडर 0 है तो हम उसको लिख सकते हैं 8 इज़ डिविजिबल बाई 2। ओके, यानी कि ये जो देखिए इक्वेशन पहले यहाँ पर 0 थी तो अब हमारी इक्वेशन ये हो गई। तो यहाँ से इस इक्वेशन को देख के देखिए, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को देख के हम ये लिख सकते हैं 8 इज़ डिविजिबल बाई 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। 8 इज़ डिविजिबल बाई 2, हम ये भी तो लिख सकते हैं 4 से ना, तो यानी 8 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 4, ये भी लिख सकते हैं। अब डिविजिबल तो लिख सकते हैं अगर इक्वेशन है, तो इसी इक्वेशन को हम फैक्टर की लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक तो फिर से मैं देखिए यहाँ 8 = 2 × 4 इक्वेशन, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर से ऊपर वाली इस इक्वेशन से बनाई थी, जिसमें कि आप ये देख रहे हैं क्या है डिविडेंड और ये क्या है डिवाइज़र और ये क्वोशंट और यहाँ कुछ ऐड नहीं हो तो रिमाइंडर 0। अब ज़रूरी नहीं है, जब ऐसी सिचुएशन होगी ये भी हो सकता है कि ये डिवाइज़र की जगह क्वोशंट हो सकता है और ये क्वोशंट की जगह डिवाइज़र भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम जब बोलते हैं जब ऐसी इक्वेशन होती है तो 8 इज़ डिविजिबल बाई 2, तो 8 4 से भी तो डिवाइड हो रहा है ना, तो इसीलिए अगर डिवाइड हो रहा है तो 4 अब एज ए डिवाइज़र होगा। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो अब देखिए जब हमारे पास ऐसा होता है तो हमने यहाँ से याद रखना अगर ऐसी इक्वेशन तो हम ये लिख सकते हैं कि 8 इज़ डिविजिबल बाई 2 और 8 इज़ डिविजिबल बाई 4 ऑल्सो, जो हमने यहाँ लिखा। अब इसी को हम फैक्टर की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ये देखिए इधर, अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है तो इसको हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर 8 इज़ इक्वल टू 2 × 4 यानी एक फैक्टर एक तरह का फैक्टराइजेशन है, तो यहाँ से पता चला 2 इज़ अ फैक्टर, हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8 और हम ये भी लिख सकते हैं 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ना कि इसकी। वैसे ये भी समझना है, यानी इसका कहने का मतलब ये है अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी इक्वेशन है, ठीक है, तो सिंपल से ये फैक्टर का मतलब भी आप समझते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था इसी स्टेटमेंट में कि यानी कि 8 इज़ डिविजिबल बाई 2। यानी अगर आपके पास ऐसे लिखा है 6 इज़ इक्वल टू 2 × 3, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6 और यहाँ से क्या लिख सकते हो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। यानी कि
अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट में 2 नंबर आ गए यानी कि 2 और 3 इसके फैक्टर हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी देखिए, अगर मैं यहाँ पर लेट से 12 को लिख दूँ, 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, ये भी करेक्ट है, और 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। और मतलब ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि जब अगर आपके पास ऐसा कुछ इक्वेशन आए तो उस इक्वेशन में इन जनरल अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखिए a इज़ इक्वल टू बी इंटू सी या a इज़ इक्वल टू बी सी, तो यहाँ से आप इस इक्वेशन से इमीडिएटली आपको पता होना चाहिए कौन किसका फैक्टर, यानी a के पास b इज़ अ फैक्टर ऑफ a एंड c इज़ अ फैक्टर ऑफ a, यानी b और c इसके फैक्टर हैं, बस इतना आपको पता होना चाहिए। यानी कि इस इक्वेशन को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए ये जो a है, a के पास कितने फैक्टर हैं आप बता सकते हैं। देखिए ये 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, और अभी अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, याद है आपको, कोई भी नंबर होगा उसके 2 फैक्टर तो कम से कम होंगे ही होंगे। यहाँ पर हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, ये देखिए मेरा ईच नंबर मस्ट हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर, और हर नंबर के 2 फैक्टर होंगे ही होंगे। एक तो क्या होगा 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा, ठीक है। वो 2 जो फैक्टर होंगे वो हैव एटलीस्ट मतलब 2 फैक्टर कम से कम होंगे, और वो क्या होंगे देखिए, एक तो 1 और इटसेल्फ। तो ऐसे ही अगर आप ये इक्वेशन अगर आप देखते हैं तो a के पास देखिए a, इस इक्वेशन को अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ a इज़ इक्वल टू बी इंटू सी, तो यहाँ पर तो a के पास कितने फैक्टर है मैं यहाँ लिख सकता हूँ, a हैज़ कितने फैक्टर, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4, a हैज़ 4 फैक्टर्स। कौन कौन से, देखिए एक तो a खुद है, और दूसरा क्या है 1, और तीसरा b एंड c, ओके। तो इस तरीके से चार और भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से 4 फैक्टर तो हमें मिले। तो इसका मतलब अगर हम ऐसा मिल जाता है यानी कि ये क्या है, ये 4 फैक्टर क्या है, मोर देन 2 फैक्टर, ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अगर ये मोर देन 2 फैक्टर है इसका मतलब क्या हुआ, अगर मोर देन 2 फैक्टर है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि a इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है आप जानते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके पास क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। यहाँ पर तो 4 फैक्टर हैं, तो ये सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। या सीधा ये लिखिए a इज़ अ, ये भी लिख सकते हो, a इज़ अ कंपोजिट नंबर एज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर विच आर a 1 b c, ओके। कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, मान लीजिए अगर आपके सामने ऐसा आ जाए सॉरी देखिए यहीं से देखिए 6 के पास कितने फैक्टर, देखिए 6 के पास एक फैक्टर तो 1 है, और दूसरा फैक्टर तो 6 भी है, और ये 2 भी है और 3 भी है, और भी फैक्टर हो सकते हैं इस तरीके। तो ऐसे ही अगर आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट अगर ऐसे आए p इज़ इक्वल टू क्यू इंटू आर है, तो मैं अगर आपको पूछूँ p के पास कितने फैक्टर हैं, तो p के पास देखिए एक तो 1 हो गया, और एक नंबर इटसेल्फ खुद p भी एक फैक्टर होता है, और एक तो q है ये, और एक r। तो इसका मतलब अगर हमें ऐसी इक्वेशन मिलेगी तो हम ये कह देंगे कि p क्या है, उसके पास मोर देन 2 फैक्टर है, जबकि 4 फैक्टर आप देख रहे हो, डेट इज़ कौन कौन से 1 p q r, यहाँ से हम लिख सकते हैं p हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, डेट इज़ वो कौन कौन से 1 p q एंड r, देयरफॉर p इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर। तो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको हम देखेंगे। मतलब अगर आपके सामने ऐसा कुछ एक्सप्रेशन, ऐसी इक्वेशन मिलेगी तो इसको हम यूज़ करेंगे। इरेशनलिटी में भी कहीं पर आएगा, वहाँ पे हम देखेंगे, ओके। तो इसको याद रखना यानी अगर कोई इक्वेशन लिखी हो तो वहाँ से इक्वेशन में जो देखो जिसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो एज ए प्रोडक्ट ऑफ जो भी नंबर है, तो जो भी अगर एक्सप्रेस कर रहे हो प्रोडक्ट में तो वो तो फैक्टर होंगे ही, और प्लस इसके 2 फैक्टर 1 और a होंगे ही होंगे। तो इसके बेसिस पे अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं जो एग्ज़ाम में आता है पूछने के लिए, वो भी आया हुआ है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। और वो सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की ही प्रॉब्लम है, ठीक है। उससे पहले आपको ये सब आना चाहिए, क्योंकि फिर मैं वहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा क्लियर करना। तो चलिए अब इसके बाद इसी के बेस पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहली प्रॉब्लम है, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये पहली प्रॉब्लम आती है, ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में आई हुई है, और ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्या है,
एक्सप्लेन वाई दिस नंबर, ये पूरा एक नंबर है, ये नंबर और दिस नंबर यहाँ से आता है पूरा आर कंपोजिट नंबर। तो एग्ज़ाम में जो आता है सिर्फ एक दिया जाता है, दो नहीं दिए जाते। तो एक जो होगा, दूसरा बस आपकी फॉर्मेटिंग उसके लिए भी वैसी रहेगी। हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये नंबर जो है या ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है। तो एग्ज़ाम में आता है, देखिए एक्सप्लेन इस तरीके से दे देंगे कि एक्सप्लेन वाई दिस, ये नंबर एक हटा देंगे, एक नंबर देंगे इज़ कंपोजिट नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले क्या कि जो जैसे मान लीजिए मैं इस नंबर को प्रूव कर रहा हूँ कि ये कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले लेट कर लो x इज़ इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आप चाहे तो इसे x ले लो, आप चाहे तो इसे p ले सकते हो, इसे चाहे तो a ले सकते हो इसको, और कुछ भी आप ले सकते हो, x ले सकते हो, a ले सकते हो, l ले सकते हो, आपके ऊपर है, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। देखिए तो अगला स्टेप क्या होगा, जब भी आपको ऐसे नंबर दिए जाएंगे तो इसमें देखिए कॉमन आ रहा होगा एक नंबर, ये देखिए ये नंबर 13 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आपको लेना आना चाहिए। तो ये नंबर कॉमन है तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13 इंटू, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा 7 इंटू 11, जो जब कॉमन लेंगे तो इस टर्म को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 13 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11, फिर प्लस यहाँ पर भी 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो 7 इंटू 11 प्लस 1। अब आप देखिए ये तो x है विच इज़ इक्वल टू, इस 13 को आप ले लो y इंटू, और इस ये भी एक नंबर है, इंटू करने की जरूरत नहीं, इसको ले लो z, और यहाँ मेंशन करो वेयर वेयर y इज इक्वल टू कितना है 13 एंड z इज इक्वल टू कितना है 7 इंटू 11 प्लस 1। ओके, अब आप जरा देखिए x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, इसे देख के कुछ आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, हमने पिछला इससे क्या कुछ डिस्कशन किया था। ये देखिए अगर हम ये लिखते हैं a इक्वल टू, अगर a इक्वल टू बी इंटू सी, यानी कि इस a का एक तो b फैक्टर है, c फैक्टर है और वन और a, यानी इसके 4 फैक्टर तो ऐसे ही हो गए। तो वैसे ही इसी तरीके से ये x जो है बेसिकली ये नंबर है, ठीक है। अगर हम x को कंपोजिट बता देते हैं तो यानी इस नंबर को कंपोजिट बता देंगे। तो यहाँ पर आप x के पास कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से, y, z, 1 और x। यहाँ पर लिखना क्लियरली, देखिए क्लियरली x हैज़ मोर देन कितने फैक्टर, 2 फैक्टर्स। कौन कौन से, दैट इज़ एक तो 1 है, एक x खुद है और एक y है एंड z, एक z भी है। ओके, तो ये फैक्टर हो गए। अब इसका मतलब मोर देन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x अगर मोर देन 2 फैक्टर यानी x इज़ अ कंपोजिट नंबर। और अगर आपने x को कंपोजिट बता दिए तो आपने x को क्या लेट किया, ये नंबर, दैट इज़ आप उसको लिखो ना लिखो चलेगा, क्योंकि x तो आपने यहाँ लेट कर लिया है। तो ये आपकी फॉर्मेटिंग है, तो ये हमने बता दिया कि ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही आप ये दूसरा वाला भी प्रूफ कर सकते, तो उसको भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक्सप्लेन करते हैं इसको। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर x y z है, तो मैं इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लेट से पी क्यू आर करके लेट कर लेते हैं। तो इसको देखिए अगला क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट ऑल्सो। नाउ लेट इसको p ले लेते हैं, और p कितना है हमारे पास, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 और फिर प्लस 5, यानी 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 और ये प्लस 5। अब फिर उसके बाद क्या है, देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा, और कॉमन अगर आप देखें तो 5 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, और फिर ईच टर्म को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा। तो क्या आएगा 7 इंटू 6, इंटू करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इसलिए 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर सॉरी ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, ब्रैकेट अभी क्लोज होगा बाद में, ठीक है। यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो अब ये ब्रैकेट क्लोज होगा। तो अगर ये p है तो इसको q ले लो, और इस पूरे नंबर को कुछ इंटू नहीं करना है, इसको ले लो इंटू r, वेयर q इज़ 5, ये भी एक नंबर है, एंड r इज़ अनदर नंबर। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, इंटू नहीं करना, ऐसे ही रखना। अब आप देखिए p इज़ इक्वल टू क्यू इंटू आर, इसको देख के आपको पता चल गया, यानी इस p के पास कितने फैक्टर तो ऐसे ही दिख गए, एक तो 1 है, एक q है, और एक 1 और p, तो 2 तो होंगे ही होंगे, q भी है और r भी है। तो यहाँ पर लिखना क्लियरली p हैज़
मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज वो कौन कौन से हैं वो फैक्टर, 1 है एक तो, p है, q है एंड r। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p है, p कैसा है, p इज अ कंपोजिट नंबर। तो p कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे एक साथ नहीं आते, मैं आपको बता दूं। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि एक तरीके से आएगा, या तो ये पूछेगा या तो इसको प्रूव करो या किसी एक को। ठीक है, मैंने दोनों किए, दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, इसे करना। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा, ये वाला प्रॉब्लम, कि एक्सप्लेन वेदर दिस नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और कंपोजिट। तो इसको एक्सप्लेन, अब इन्होंने पूछा है कि एक्सप्लेन करो कि प्राइम है या कंपोजिट। ये थोड़ा सा अलग है, तो देखिए इसको करते हैं। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, देखो ये भी वैसे 3 × 12 × 104 + 4, तो इसमें भी वैसे ही है। लेकिन लेटर का आप समझो, इसमें लेटर आप अपने हिसाब से ले सकते हो, एक्स वाई जेड, लेकिन थोड़ा ऑर्डर में थोड़ा ऐसे लेना। जैसे पी है तो क्यू आर। अब बच्चे फिर बोलते हैं हम कुछ भी ले सकते हैं, ले तो कुछ भी सकते हो। अब ये थोड़ी कि ऐसे लेना, ये एक्स, ये ए बी, वो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लेना तो थोड़ा सही रहेगा। बाकी वो आपकी मर्जी है, पी क्यू आर ऐसे लीजिए, ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड, वो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू, जिसको हमें एक्सप्लेन करना है उसको कोई एक वेरिएबल उसके लिए असाइन कर लो, 3 × 12 × 101 + 4। फिर इनमें देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखिए इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, 4 इधर भी है और इधर भी है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों नंबर्स में से 4 कॉमन मैंने लिया। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे 4 से, तो ये 4 से डिवाइड होगा 3। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जैसे ही आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में 3 × 3 × 101, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4 से इसे भी डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो 3 × 3 × 101 + 1। अब अगर ये x है तो इसको ले लेते हैं y, और ये z, इसे सही से लिखना नहीं तो 2 लगेगा, z, वेयर y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3 × 3 × 101 + 1। अब उसके बाद आप यहाँ पर लिख लीजिए, तो x के कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर। एक तो 1 है, x के क्लियरली कितने, एक तो 1 तो होगा ही, और एक x होगा, और एक y, और एक z। तो आप यहाँ लिखेंगे क्लियरली x हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। और अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ऑब्वियसली कंपोजिट होगा, मोर देन 2 फैक्टर। और वो फैक्टर भी बताइए, दैट इज़ वो कौन कौन से, 1 है एक, x है दूसरा, y है एंड लास्ट z। तो 4 फैक्टर हो गए मोर देन, तो देयरफॉर x इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको याद रखना। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो देखो सबकी फॉर्मेटिंग तो एक ही रहेगी। तो ये नंबर यहाँ थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप रट के चले जाओ एक ही मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, तो वो आपको देखना है। कॉमन जरूर देखो, इन दोनों क्वेश्चन में तो कॉमन डायरेक्ट ही मिल गया था, 13 13, इसमें 5 5, लेकिन इसमें ऐसे थोड़ा बहुत कॉमन आपको आना चाहिए, वो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक नंबर जो है ये कंपोजिट नंबर है। रीज़न आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। इसके बाद चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर हम देखें, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर है, इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आती है, देखिए लास्ट में यहाँ पर अगर आप देखें 5 है, तो ये नंबर पक्का 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो आप एक काम तो ये कर सकते हैं, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके कोशेंट ले आएंगे वो ठीक है, लेकिन वैसे नहीं करेंगे। मैं इसको वैसे करके दिखाता हूँ, देखो दूसरे तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू दिस ह्यूज नंबर 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 3 7 1 5। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इसका एक फैक्टर तो 5 होगा ही होगा। ये आपको पता है ना कि अगर ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो एक फैक्टर 5 होगा। और दूसरा नंबर आप इसको y लिख लो, दूसरा नंबर जो आएगा वो कोशेंट होगा। मेरा कहने का मतलब, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ, वो डिवाइड करना नहीं, ये y क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, सो दैट आप इतना बड़ा इसमें ना करें। देखिए अगर आप इसे 5 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो बहुत बड़ा नंबर जाएगा। 5 2 जा 10, 3 5 6 जा 30, फिर 2 5 4 जा 20, 3 5 6 जा 30, फिर 5 6 जा 30, 6 जा 30, 5 8 जा 40, 7 जा 35, 5 1 जा 5 या 10, 35 2 5 4 जा 20 और 3।
तो इतना बड़ा नंबर आया है तो उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा, तो उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मेरा y है, ठीक है। देखो दोनों को इंटू करेंगे तो यही तो नंबर आएगा, तो इसीलिए याद रखना हमने बस इसको x लिखा और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो मुझे पता चल जाता है, तो मैं से 5 यहाँ लिख सकता हूँ, 5 इंटू दिस। तो अब आप देखिए फिर से ये दो x इज इक्वल टू 5 इंटू वाई, यानी यहाँ पर आप लिखिए क्लियरली x हैज़ मोर देन, कितने फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, दैट इज़ आप जानते हैं पहला x का एक फैक्टर तो 1 होगा और एक x होगा, दूसरा 5 एंड y, ओके। तो ये 4 फैक्टर हो गए, तो मोर देन 2 फैक्टर तो है ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x क्या है, x इज अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से आपको कोई बड़ा नंबर दे तो ये काम मत करना, ये तो मैं दिखाया है, तो उसको यहाँ भी लिख सकते थे लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा, बेटर है उसको y लिख दीजिए, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर आप थोड़ा और मेंशन कर देना वेयर y इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, बस इतना मेंशन करना। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इनको प्रैक्टिस करना। अब इसके बाद चलिए अब अगली प्रॉब्लम्स को देखते हैं। चलिए इसके बाद इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम भी ऐसी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप प्रैक्टिस करना और इनको क्वेश्चन को समझते हैं और फिर देखते हैं इसमें करना क्या है, इसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी जो भी। देखिए इन्होंने बोला है चेक वेदर 15 रेज टू दी पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये नहीं दिया होगा, इसका मतलब ये दिया होगा आपको, यहाँ पर ये 11th क्लास में सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, इसका मतलब ये है कि फॉर एनी, ऐसा लिखा होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी जो स्मॉल n है नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये है कि जो 15 रेज टू दी पावर, आपको चेक करना है कि ये डिजिट 0 से एंड होगा नहीं होगा। आप देखिए 15 रेज, देखिए अगर n है तो n के लिए 15 रेज टू दी पावर n है, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो 15 रेज टू n को 1 लिखेंगे तो ये 15 आएगा। फिर अगर n 2 होगा तो यहाँ पर 15 स्क्वायर हो जाएगा, 15 स्क्वायर कितना होगा, 15 इंटू 15 विच इज़ 225। ऐसे ही n इक्वल टू 3 होगा तो ये 15 क्यूब आएगा, तो उसको इंटू जो भी आप करोगे, तो देखो यहाँ लास्ट में जो भी आएगा 5 ही आएगा, आप देख लेना। ऐसे ही 4 के लिए जो भी करोगे, तो आप देखें लास्ट में जो एंड होगा ना, ये डिजिट मतलब जो यूनिट प्लेस है, जैसे 15 का यूनिट प्लेस कितना है, 5 है, फिर उसमें n इक्वल टू 2 पे भी 5 है, 3 पे भी 5 है, तो कुछ भी आए लेकिन ज़ीरो नहीं आ रहा। देखिए ये ज़ीरो से एंड नहीं हो रहा ना, जो यूनिट प्लेस है वो ज़ीरो से एंड नहीं हो रहा है। तो हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो 15 रेज टू दी पावर n है ये ज़ीरो से एंड नहीं होता, लेकिन इसे बताएंगे कैसे। तो ये इसको जो हम प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये 15 रेज टू दी पावर n है, ये एंड विद डिजिट 0, मान लेते हैं कि ये 0 से एंड होती है, जैसे कि हमें पता है 0 से तो एंड नहीं होगा, लेकिन हम एजम्पशन ये एज्यूम करके चल रहे हैं। तो देखिए इसे लिखेंगे कैसे, लेट इफ पॉसिबल सपोज 15 रेज टू दी पावर n एंड्स विद डिजिट 0, ओके। तो मान लेते हैं, अब आपको इतना पता होना चाहिए कोई भी डिजिट अगर 0 से एंड होती है, देखिए कोई भी डिजिट 0 से एंड होने का मतलब जैसे 10 हुआ, 20 हुआ, 630 हुआ, या कोई भी 5 7 5 3 0, कोई भी एंड होने का मतलब ये देखिए सारे के सारे डिजिट 0 से एंड हो रही है, यानी उनका जो यूनिट प्लेस है, देखिए ये यूनिट प्लेस होता है ना, तो वंस प्लेस ये 0 होगा। तो अगर कोई भी होगा देखिए, तो उसमें क्या होगा कि जैसे 20 को तो उसमें 10 होगा ही होगा, 20 को ऐसे लिख सकते हैं, और इसको 63 इंटू 10, इसको 57530 इंटू 10, तो उसमें 10 तो हो गई, 10 यहाँ पर है तो 1 इंटू 10 लिख दो। तो 10 होने से क्या होगा, 10 होने से ये होगा कि 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, देखिए 2 इंटू 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 63, 2 इंटू 5 5753, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो आप देखिए 10 होने से कोई भी डिजिट अगर 0 से एंड होती है तो उसके पास 2 और 5 फैक्टर तो होंगे, 2 और 5 एज ए प्राइम फैक्टर तो होंगे ही होंगे, बाकी और कुछ भी हो उससे में कोई लेना देना नहीं है,
उसके अलावा कुछ भी हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई डिजिट अगर 0 से एंड होती तो उसके पास 10 एज ए फैक्टर होगा ही, और 10 होगा तो उसका प्राइम फैक्टर अगर हम देखें 2 और 5 तो पक्का होगा, ये याद रखना। तो ये सेम जो अभी हमने डिस्कस किया इसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए लिखा है कि अगर हम मान लेते हैं कि 15n रेज टू द पावर n अगर वो 0 से एंड हो रहा है जो कि नहीं होता लेकिन हम मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 रेज टू द पावर n है मस्ट हैव इसके पास 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर। तो इसके पास 2 और 5 तो एक प्राइम मतलब ये 2 प्राइम फैक्टर तो पक्का ही होंगे। ओके, ये तो होंगे ही, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता, अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब इस स्टेटमेंट को हम ले लेते हैं स्टार। तो आई होप इतना क्लियर, ये फिक्स है आपका स्टेप। तो पहले आप एज्यूम करना कि जिसको हमें प्रूव करना है कि 0 से एंड होगा नहीं, मान लेते कि वो 0 से एंड होगा। अगर 0 से एंड होता है तो उसके पास 2 और 5 एज ए प्राइम फैक्टर तो होंगे ही होंगे। अब उसके बाद नाउ देखो 15 रेज टू दी पावर n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 को 3 इंटू 5 होल रेज टू दी पावर n। फिर इसके बाद देखिए ये जो n है, आपने ये एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a इंटू बी एम, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू दी पावर m और b रेज टू दी पावर m। ये दोनों m दोनों से इंटू हो जाता है दोनों की पावर से। तो वैसे ही यहाँ पर भी यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पर n इंटू होगा तो 3 रेज टू दी पावर n और 5 रेज टू दी पावर n। अब अगर हम 15 रेज टू दी पावर n को अगर उसको फैक्टराइज करें तो यहाँ से देख के क्या पता चलता है, देखिए यहाँ से देख के पता चल रहा है कि इसके पास सिर्फ क्या है 3 और 5 ही हैं, इसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं 3 और 5, और इसके अलावा है ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, देखिए अगर आप इसे देखें तो सॉरी तो एक मिनट ये जस्ट हाँ तो यहाँ से तो देखिए यहाँ पर अगर आप 15 रेज टू दी पावर n को देखें तो उसके पास सिर्फ 3 और 5 ही हैं, ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 15 रेज टू n एज 3 and 5, इसके पास सिर्फ 3 और 5 ही हैं प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो ये कैसे पता चला, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो कि हमें ये गारंटी देती है, जिसकी यूनिकनेस हमें ये गारंटी देगी कि ये यूनिकनेस की वजह से है। हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखा था, ठीक है, हमने डिस्कस किया था। तो ये 15 एज ए कंपोजिट नंबर है और n तो कोई भी नेचुरल नंबर होगा। देखिए अगर यहाँ 1 होगा तो ये 1 1 होगा, अगर 2 होगा तो 3 स्क्वायर और 5, लेकिन जो भी हो लेकिन उसमें प्राइम फैक्टर आपको 3 और 5 ही मिलने वाला है। अगर 3 क्यूब अगर n 3 होगा तो ये 3 क्यूब 5 क्यूब हो जाएगा। तो आप देखेंगे यानी इससे हमें पता चला, ये किससे पता चला, यूनिकनेस ऑफ ये जो यूनिकनेस है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, वो हमें क्या बताता है, ये हमें इस चीज़ की गारंटी देता है कि 15 रेज टू दी पावर n मस्ट है, इसके पास कितने फैक्टर होंगे, ओनली 3 and 5 एज प्राइम फैक्टर, ये याद रखना। तो यहाँ से हम लिख देंगे दिस मीन्स, यहाँ पर लिखना, पहले यहाँ लिख देना बाई यूनिकनेस ऑफ, ये थोड़ा मेंशन आपको करना पड़ेगा, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये जो यूनिकनेस है, इस यूनिकनेस से हम क्या बता सकते हैं कि जो 15 रेज टू दी पावर n है सॉरी 15 रेज टू दी पावर n कैन हैव only 3 and 5 एज प्राइम फैक्टर। तो यानी कि जो 15 रेज टू दी पावर n है उसके पास सिर्फ 3 और 5 ही प्राइम फैक्टर है, इसको आप ले लीजिए स्टार, डबल स्टार। से अब आप देखिए स्टार स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, ये हमें बताती है, ये स्टेट करती है कि 15 रेज टू दी पावर n के पास 2 और 5 तो प्राइम फैक्टर होगा ही होगा, और डबल स्टार स्टेटमेंट कहती है कि इसके पास 3 सिर्फ 3 और 5 ही होंगे, लेकिन ये बोलती है 2 और 5, चलो ये 5 तो ठीक है लेकिन डबल स्टार बोलती है उसके पास सिर्फ 3 होगा, स्टार बोलती है उसके पास 2 तो होना ही चाहिए। तो ये क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई, अगर आप देखें तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन आना, मतलब या तो ये सही है या तो ये गलत है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही है, ठीक है। तो ये
डबल स्टार आपको समझ में आ रहा है, ये बोले कि सिर्फ उसके पास 3 और 5 ही फैक्टर होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। लेकिन स्टार स्टेटमेंट बताती है कि उसके पास 2 तो होगा ही होगा, क्योंकि वो एंड विद डिजिट 0 है, तो 2 तो होना ही चाहिए। तो ये क्या आ गई, इस सिचुएशन को हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन आना। यानी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, लिखेंगे आगे, स्टार एंड डबल स्टार कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। स्टार एंड डबल स्टार कॉन्ट्रडिक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। और अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है तो इसका मतलब जो हमारी एजम्पशन थी, ये जो हमने एज्यूम किया था वो क्या है, वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे या रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पर दस आर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, जो हमारा एजम्पशन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो अगर हमारा एजम्पशन गलत है इसका मतलब क्या है, हेंस एजम्पशन क्या था हमारा, हमारा एजम्पशन ये था कि 15 रेज टू दी पावर एन एंड्स विद डिजिट 0, ये हमारा एजम्पशन था और ये गलत हो गया है। तो अगर ये एंड विद डिजिट 0 नहीं है तो फिर ये कैन, तो हेंस 15 रेज टू दी पावर एन कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये फॉर्मेटिंग रहेगी, तो आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें ये फॉर्मेटिंग फिक्स रहेगी, बस थोड़ा बहुत चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, तो ये थोड़ा सा नया प्रॉब्लम होता है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। कोई नहीं, प्रैक्टिस करो, अभी तो हम 4-5 क्वेश्चन और देखेंगे, दोस्त फॉर्मेटिंग वही रहेगी, थोड़ा बहुत चेंज होगा वो आप देखना। तो ये जो मैथड होता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन का मैथड होता है, ये आप आगे भी देखने वाले हैं, जो आगे रैशनैलिटी आएगी वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको देख लीजिए। अब चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही कुछ होगा। तो देखिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चेक वेदर, वैसे ही है जैसे इसमें था कि चेक वेदर 15 रेज टू दी पावर एन कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पर ये लिखा है फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, या 4 रेज टू दी पावर एन आ गया है बस। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए स्टेटमेंट तो यही रहेगी, मैं आपको देखिए यहाँ पर बस थोड़ा बहुत चेंज कैसे आएगा। देखिए यहाँ 15 रेज टू दी पावर एन है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या देगा, 4 रेज टू दी पावर एन। तो यहाँ पर स्टार्ट वही करेंगे, इफ़ पॉसिबल सपोज 4 रेज टू दी पावर एन एंड्स विद डिजिट 0। अगर ये एंड्स विद डिजिट 0 हमारी अजम्पशन है, तो यानी कि 15, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 4 रेज टू दी पावर एन मस्ट हैव 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर, ये स्टार होगा, तो ये तो फिक्स है। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमने 15 रेज टू दी पावर एन लिखा है, तो उसकी जगह हम यहाँ पर 4 रेज टू दी पावर एन ऐसे स्टार्ट करेंगे। नाउ 4 रेज टू दी पावर एन, अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर एन विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर होल रेज टू दी पावर एन। अब आपको था ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे, ये पावर एन एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है, ये ए रेज टू दी पावर एम एन कितना हो जाता है, ए रेज टू दी पावर एम एन। तो ये कितना होगा, दोनों इंटू में 2 रेज टू दी पावर 2n। अब अगर आप यहाँ पर देखें 2 रेज टू दी पावर 2n है, तो n अगर एक नेचुरल नंबर है, n को 1 से स्टार्ट करोगे तो 2 इंटू 1 2 होगा, 2 लेंगे तो 4 होगा, 3 लेंगे तो 6 होगा। कैसे, यहाँ पर इसको देख के, ओके 2n है ना, तो अगर n अगर 1 होगा तो ये 2 होगा तो 4, तो 2 रेज टू दी पावर ऐसे चलता चला जाएगा n कोई भी नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें सिर्फ ओनली प्राइम फैक्टर आपके पास क्या मिल जाता है, 2। तो अब हम अगला यही लिखेंगे, स्टेटमेंट ये फिक्स रहेगी, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देयरफॉर यहाँ पर लिखना देयरफॉर बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 15 रेज टू दी पावर एन की जगह 4 रेज टू दी पावर एन कैन हैव ओनली 2, इसकी जगह सिर्फ क्या है, एक ही फैक्टर है 2। यहाँ पर अगर देखिए 2 ही दिख रहा है, 2 एज अ प्राइम फैक्टर, ये हो गया आपका डबल स्टार। अब उसके बाद अब स्टार एंड डबल स्टार, अब देखिए डबल स्टार बोलते हैं सिर्फ 4 रेज टू दी पावर एन के पास एक ही प्राइम फैक्टर है 2, लेकिन स्टार बोलते हैं कि उसके पास 2 तो होगा, 5 भी होगा ही होगा। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना, दोनों एक दूसरे को क्या गलत प्रूफ कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कि एक बोलता है कि 2 तो होगा, एक बोलता है नहीं होगा, तो ये है कॉन्ट्रडिक्शन। फिर से ये लिखना है, स्टार एंड डबल स्टार कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर, दस आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस 15 रेज टू दी पावर एन की जगह 4 रेज टू दी पावर एन हम लिख देंगे। ओके, एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग आपने देख ली, बस चेंज कहाँ आएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही 4 रेज टू दी पावर एन है, ऐसे ही 8 रेज टू दी पावर एन भी होगा। ये देखिए
देखिए 8 रेस टू दी पावर n है, तो इसके लिए भी सेम यही रहेगा। बस अब मैं यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर पहले इफ़ पॉसिबल सपोज, यहाँ पर 8 रेस टू दी पावर n एंड्स विद डिजिट 0। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है शो दैट द नंबर्स 8 रेस टू दी पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यहाँ स्टेटमेंट अलग है, यानी आपको शो करना है कि 8 रेस टू दी पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं, n को 1 2 3 लेके कभी नहीं होगा, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने का तरीका यही रहेगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी शायद आपको देखने को मिलेगा। तो पहले तो आप इफ़ पॉसिबल सपोज 8 रेस टू दी पावर n एंड्स विद डिजिट 0, फिर यहाँ 8 रेस टू दी पावर n, अगर कोई भी डिजिट अगर एंड विद डिजिट 0 हो रही है तो पक्का है उसके पास 2 और 5 तो फैक्टर होगा ही। तो ये स्टेटमेंट फिक्स रहेगी, स्टार बन गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन जो है, मैं इसको थोड़ा साइड में यहाँ करके दिखा रहा हूँ, आपके मेरे स्पेस है। तो यहाँ लिखोगे नाउ 8 रेस टू दी पावर n, अब इसको 8 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 n, यानी 2 क्यूब, ये 2 क्यूब हो जाएगा, और ये कितना 2 रेस टू दी पावर 3n, यानी 8 रेस टू दी पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेस टू दी पावर 3n, और इसमें कितना आ रहा था 2 रेस टू दी पावर 2n 4 में। तो अब अगर आप देखें तो यूनिकनेस हमें क्या बताती है, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ये गारंटी देगी कि भाई देखिए प्राइम फैक्टर तो सब में एक, कैसे भी कर लो एक ही प्राइम फैक्टर होगा, यूनिकनेस होगी कोई डिफरेंट नहीं होगा, तो उसके पास प्राइम फैक्टर क्या होगा सिर्फ 2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 8 रेस टू दी पावर n कैन हैव ओनली 2 ही होगा, उसमें 2 एज अ प्राइम फैक्टर। ठीक है, स्टेटमेंट मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। फिर स्टार एंड कॉन्ट्राडिक्ट, अब देखो दोनों स्टार, स्टार क्या स्टेटमेंट बताती है कि स्टार के अकॉर्डिंग 8 रेस टू दी पावर n मस्ट हैव 2 एंड 5 एज प्राइम फैक्टर। डबल स्टार क्या बताएगी कि उसके पास सिर्फ 2 ही है, ओनली 2 एज अ प्राइम फैक्टर। तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट, ये सब ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 8 रेस टू दी पावर n। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ओके, तो 8 हो गया, 15 हो गया, इवन अगर आपको 12 रेस टू दी पावर n आ जाए देखो 12 रेस टू दी पावर n आएगा, तो इसको भी आप कैसे लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये 3n, फिर ये n से इंटू करोगे देखो इसको, तो ये कितना 2 रेस टू दी पावर 2n, और फिर n से इसको भी इंटू 3n। तो अब अगर आप देखें तो इस 12n को हम ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो फिर से आप यहाँ पर लिखोगे बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 12 रेस टू दी पावर n मस्ट हैव, कैन हैव ओनली कौन कौन से फैक्टर होंगे 2 एंड 3, सिर्फ 2 एंड 3 होंगे। यूनिकनेस यही बताती है एज प्राइम फैक्टर, और बाकी ये 12 रेस टू दी पावर n अगर एंड्स विद डिजिट 0 अगर आप उसे एज्यूम करो तो उसके पास 2 फैक्टर होंगे, एंड यू नो कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। बस चेंज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसे ही 12 हो सकता है, इवन 18 भी हो सकता है, 18 रेस टू दी पावर n भी आपको दे सकते हैं। वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड फिर 2 इंटू 3 स्क्वायर, एंड फिर इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और फिर ये देखिए सॉरी ये n इससे इंटू होगा 2n, और ये 2n 3 रेस टू दी पावर 2n। अब फिर से देखिए 18 रेस टू दी पावर n के पास यूनिकनेस के अकॉर्डिंग जो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो उसकी यूनिकनेस है वो हमें बताती है कि 18 के पास सिर्फ 2 और 3 एज अ प्राइम फैक्टर होगा, सिर्फ यही दोगे। लेकिन जब हम ये एजम्पशन मानेंगे वहाँ पर 2 और 5 मिलेगा, एंड यू नो कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगी। तो इस तरीके से काफ़ी जो भी ऐसे एक्सप्रेशन होंगे उनकी फॉर्मेटिंग यही रहेगी। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, और थोड़ा यहाँ पर थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। और ऐसे ही 7 रेस टू दी पावर n है, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर तो एक ही फैक्टर है, इसको मैं प्रॉपरली करके दिखा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्लास का। देखिए शो दैट 7 रेस टू दी पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसका सोल्यूशन तो पहले वही लेट इफ पॉसिबल सपोज 7 रेस टू दी पावर n ends with डिजिट 0। अब उसके बाद नेक्स्ट, या अगर ये एंड विद डिजिट 0 तो यानी कि 7 रेस टू दी पावर n मस्ट हैव 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर। ओके, तो इसको हम ले लेंगे स्टार एक स्टेटमेंट।
अब उसके बाद देखिए अगला 7 रेज टू दी पावर n है, इसको तो हम फैक्टराइज कर नहीं सकते तो इसको इतना ही रखते हैं, ये इतना ही रहेगा। जैसे यहाँ पर तो अब देख रहे थे कि 15 रेज टू दी पावर n को हम फैक्टर कर रहे थे, लेकिन ये तो प्राइम नंबर ही है तो होगा ही नहीं, तो बस यहाँ पर वही लिखेंगे देयरफॉर बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसकी यूनिकनेस हमें क्या बताती है, इसके पास सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है जो कि 7 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 रेज टू दी पावर n कैन हैव ओनली 7s प्राइम फैक्टर, तो उसके पास सिर्फ 7 ही होगा एज ए प्राइम फैक्टर, और ये हो जाएगी स्टेटमेंट हमारी डबल स्टार। अब आप देखिए फिर से दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। स्टार बोलती है कि उसके पास, स्टार स्टेटमेंट हमें बताती है कि 7 रेज टू दी पावर n के पास 2 और 5 एज ए प्राइम फैक्टर होगा, लेकिन डबल स्टार हमें क्या बताती है कि 7 रेज टू दी पावर n के पास सिर्फ 7 ही फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अब आप उसके बाद यहाँ लिख देंगे स्टार एंड डबल स्टार contradicts each other or thus our assumption was wrong, hence 7 raised to the power n can, जैसे यहाँ पर बोला है, कैन नॉट एंड with digit 0 for any नेचुरल नंबर n। तो ये प्रूफ हो गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स की वेटेज लेता है ज़्यादा, तो ये क्वेश्चन आता है। ऐसे ही देखिए लास्ट क्वेश्चन एक और था हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला है 6 रेज टू दी पावर n कैन, इन्होंने बोला कैन द 6 रेज नंबर 6 रेज टू दी पावर n बीइंग अ नंबर एंड विद डिजिट 5, क्या ये 5 से एंड हो सकता है, गिव रीज़न। ये नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। 6 रेज टू, देखो n के लिए 6 रेज टू दी पावर n इक्वल टू 1 होगा तो 6 रेज टू दी पावर 1 6 होगा, 2 होगा तो 6 स्क्वायर 36, फिर 3 होगा तो 216, तो लास्ट में सिर्फ 6 ही आएगा, 5 से तो एंड होगा नहीं। तो इसको हम कैसे मान के चलेंगे कि 5 से ही एंड हो, तो इसका थोड़ा रीज़न अलग होगा। यहाँ पर 0 नहीं बोला इन्होंने। ओके, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर। तो इसमें स्टार्ट तो वैसे ही करना है, लेट इफ पॉसिबल मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल सपोज 6 रेज टू दी पावर n ends with digit 5। मान लेते हैं कि डिजिट 5 से एंड होता है। अब आपको पता है कोई भी नंबर अगर 5 से एंड होगा तो उसके पास एक 5 फैक्टर तो होगा ही होगा। कोई भी नंबर जैसे 25, 75, 35, 1 2 3 3 5, तो उसके पास एक फैक्टर तो 5 होगा, क्योंकि वो 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। सॉरी, उसके पास एक फैक्टर तो प्राइम फैक्टर 5 होगा ही होगा, ये याद रखना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस मीन्स अगर ये एंड 5 हो रहा था, यानी 6 रेज टू दी पावर n मस्ट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर, तो इसको हम ले लेते हैं स्टार। अब इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर, अब नाउ 6 रेज टू दी पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर n 3 रेज टू दी पावर n, यहाँ पर भी आ जाएगा, दोनों से ये पावर n एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या गारंटी देती है, यूनिकनेस से हम बता सकते हैं 6 रेज टू दी पावर n के पास सिर्फ 2 और 3 ही प्राइम फैक्टर होंगे। तो ये लिखेंगे देयरफॉर बाय यूनिकनेस ऑफ, आप ये लिख लेना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 6 रेज टू दी पावर n कैन हैव ओनली, सिर्फ उसके पास 2 and 3 एज प्राइम फैक्टर्स।
और ये हमारी स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, डबल स्टार। अब आप देखिए स्टार स्टेटमेंट क्या बताती है कि 5 ही है, मतलब उसके पास 5 तो होगा ही होगा, ये नहीं 5 ही है, 5 तो पक्का होगा क्योंकि अगर एंड विद डिजिट 5 है। स्टार बताती है कि स्टार स्टेटमेंट हमें बताती है सिर्फ ट्रू और 3 ही होगा, ये यूनिकनेस से हमें पता है, ठीक है। तो ये तो फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस है। तो स्टार और डबल स्टार यानी एक दूसरे को, यानी कि या तो ये सही है या तो वो सही है, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टार एंड डबल स्टार कॉन्ट्रडिक्स ईच अदर। दस अगर कॉन्ट्रडिक्ट करें तो हमारी एजम्पशन जो है, आर एजम्पशन क्या हो गई, वॉज रॉन्ग। और अगर एजम्पशन रॉन्ग है तो देयरफॉर या हेंस 6 raised to the power n can never end with digit 5 for any natural number n, सॉरी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग था, बस इसमें 5 दे दिया है। तो ये क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनको प्रैक्टिस करना। देखिए ये क्वेश्चन भी हो गया। सेम यही क्वेश्चन आपको 5 की जगह 10 के लिए भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 था, तो 5 की जगह 10 के लिए भी आप ट्राई करना, 10 के लिए भी ऐसे ही रहेगा। तो उसको प्रैक्टिस के लिए तो ऐसे क्वेश्चन आप पक्का करना, ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी नई प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस मतलब और नई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास में इतना ही करते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी, उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम भी क्लियर होंगी। ये प्रैक्टिस करके ही आएगा, तो आप इनको प्रैक्टिस करना। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।